वेलकम बैक। सेठी साहब, इंटरव्यू तो हमने देख लिया, कुछ जो आपके जवाबात थे उन पे सवाल किए जाएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि इंडियंस बड़े कंसर्न लगते हैं। ये सबसे पहले जो बात की गई जरदारी साहब की और गिलानी साहब की रिलेशनशिप कैसी है आपस में, या कुछ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है, दे सीम टू बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। जी हाँ, वो तो वहाँ तो ऐसे लगता है, अगर उनका मीडिया आप पढ़ें तो ऐसे लगता है कि बस अब या गिलानी साहब की छुट्टी होने वाली है या कोई कू होने वाला है जरदारी साहब के खिलाफ। तो बड़ी हैरानगी की बात है, इंडियन मीडिया बहुत हर छोटी छोटी चीज को सेंसेशनलाइज करता है। ये एक स्टाइल बन गया उनका। और पाकिस्तान से इस किस्म की जो भी नेगेटिव खबरें होती हैं डिस्टेबलाइज करने वाली, वो हमेशा इंडियन मीडिया उनको उठा उठा के बढ़ा के वो करता है। इसलिए सबसे पहला सवाल ही मेरा ख्याल है यही था। मगर देखिए, इसमें भी दो बातें हैं ना। पहली बात तो ये, हर बात में दो बातें हैं, आप छोड़ते नहीं है मुझे। अच्छा, आप तीन बातें। पहली बात तो ये है कि हमारे मीडिया ने ये बात बनाई हुई है ना, हमारे मीडिया में मजमून छपते हैं, और मेरा ख्याल है खसूसन एक एलिमेंट, एक सेक्शन है हमारे मीडिया का जो कि काफ़ी इस चीज़ को हवा देता है। ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है कि जी शायद फौज गिलानी साहब को थोड़ा सा उकसा रही है और या इधर से मुस्लिम लीग नून उनको ज़रा उठा रही है। और मेरी हमेशा ये व्यू रही है कि गिलानी साहब और जरदारी साहब एक सिक्के के दो साइड्स हैं। गिलानी साहब गुड कॉप, और पहले गवर्नर साहब को बैड कॉप, पंजाब गवर्नर को बैड कॉप बनाया हुआ था। किसी से वो एक बयान दिलवाते थे, दूसरे को उस। तो ये एक जरदारी साहब की एक स्ट्रैटेजी रही है कि अच्छे काम करवाने हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर से करवाए जाएं, ताकि, क्योंकि वो जाहिर है ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड, और अगर कोई दूसरी किस्म के काम कराने हैं तो वो किसी और से करवाए जाएं या बयान दिलवाए जाएं, ताकि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो दोनों साइड्स पे खेल सकें। तो मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ना गिलानी साहब की छुट्टी हो रही है ना जरदारी साहब की छुट्टी। लेकिन सेठी साहब, ये जो आपने कहा ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि देयर इज समथिंग, कोई दोनों लीडर्स के बीच में एक बात तो है, जिस तरह आप गुज़िश्ता रोज कुछ दिन बल्कि पहले कहा गिलानी साहब ने कि जी जो मौजूदा सिस्टम है वो चूचू का मुरब्बा है। अब उन्होंने चूचू का मुरब्बा कहा, वो काफ़ी सजेस्टिव बात थी कि इसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स भी आते हैं, जाहिर बात है चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वो भी कुछ सारे अरेंजमेंट से इतने खुश नहीं नजर आते। खुश तो कोई भी नहीं है ना जी, आप भी खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूँ, आवाम भी खुश नहीं है। और जरदारी साहब को गाली पड़ रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जरा डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हर चीज को मरम पट्टी करते हैं आके। तो और अब कैबिनेट में भी ये बात शुरू हो गई कि कुछ काबीना के भी चेंजेस होंगे। और मेरा ख्याल है जरदारी साहब से कुछ गलतियां तो हुई है ना, कि कुछ फैसले उन्होंने कर दिए और अनाउंस हो गए बहुत, और कुछ फैसले कर दिए कैबिनेट के बारे में जाके, जो कि कैबिनेट के मिनिस्टर्स को करने चाहिए थे या प्राइम मिनिस्टर को करने चाहिए थे, खुद कर दिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं था। तो ये इस किस्म के तो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, मैं समझता हूं अब बेहतर हो गई सिचुएशन। पहले तो बहुत ही वो डाइकोटमी चल रही थी। अब ज्यादातर आपने नोटिस किया जरदारी साहब कम बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा बोलते हैं। शुरू में ये प्रॉब्लम रहा है, मेरा ख्याल है इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है। जैसे हालात ही कुछ ऐसे हैं जरदारी साहब के लिए, वो कम ही बोलते हैं। वैसे पीएमएलएन के बारे में आपने कहा कि दे आर प्लेइंग विद दिस इशू, कि इनके बीच में पीएमएलएन की तो ये पूरी कोशिश ये रही है कि किसी तरीके के साथ प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रांग किया जाए, प्रेसिडेंट के पास कम किए जाए। वो वैसे भी सपोर्टिव है। और देखिए ना, ये तो आप और मैं भी सपोर्ट करते हैं ना। हम तो ये कहते हैं कि इन थ्योरी प्रेसिडेंट के पास एक सेरेमोनियल पावर्स होने चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं 17th अमेंडमेंट खत्म होना चाहिए। मुशर्रफ के खिलाफ भी हमारी यही पोजीशन थी और आवाम भी यही चाहती है। ये प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास होने चाहिए। तो नून के तो दो मकासद है ना, एक तो ये कि जी एक 17th अमेंडमेंट खत्म की जाए, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन स्ट्रांग की जाए। कल मियां साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वो तो जाहिर है चाहेंगे ना कि उनकी कुर्सी मजबूत हो। तो उससे पहले ही वो एक प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है या एक पोजीशन ले लिए। दूसरा ये कि अगर जरदारी साहब के और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, गिलानी साहब के दरमियान कुछ अगर तब कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर ली जाए या टेंशन क्रिएट कर ली जाए, तो जाहिर है हुकूमत बदनाम होगी। हुकूमत बदनाम होगी तो ऑपोजिशन को फायदा। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने ये नून जो है ये इसको उकसा रही है। आपने 17वीं तरमीम के हवाले से वहां पर बात की, बड़ी अच्छी लगी सुन के। आपने कहा कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन साहब वैसे आपस की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी बन गई है, आप कहते हैं जी फाइंडिंग्स आएंगी 10 तारीख को मिलेंगे, वहां पर तो कोई ऐसे हालात नहीं नजर आते ना। एन खुश है इस मामले से, वो कहते हैं जी भुट्टो साहब ने कहा था जिस मामले को लटकाना हो उसके ऊपर कमेटी बना दो। तो हालात तो कितने अच्छे नजर नहीं आते। आपने देखा ना, अब इसमें पहले जरदारी साहब रायविंड होके आए, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब रायविंड होके आए। तो मतलब है कि वो नून की कोशिश है कि ये एक टाइम शेड्यूल दे, लेकिन वो नहीं है, टाइम शेड्यूल तो कोई नहीं, तो इन्होंने नहीं दिया ना। मगर इन पे प्रेशर जरूर है। और अब मैं आपसे अर्ज करूं, सुप्रीम कोर्ट
17 अमेंडमेंट की छुट्टी ना करा दे, उससे पहले बेहतर ये है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बैठ के पार्लियामेंट के अंदर फैसला करें इन्होंने कैसे करना है। आपने कहा उनको कि जरदारी साहब की टीम को अच्छी नहीं है जो जरदारी साहब को सपोर्ट करती है। रहमान मलिक साहब के बीच में बात हुई, वो SMS के हवाले से और ईमेल्स के हवाले से जो आपने बात की, ये एक बड़ी अजीब पैरानोया है जो सामने आया। नहीं, मगर पैरानोया तो है ना, मगर यहाँ ये जो खबर थी कि जी रहमान मलिक साहब की छुट्टी हो रही है, ये भी तो हमारे मीडिया की खबर है ना। इंडिया का मीडिया आपके और मेरी और हमारे दोस्तों की जो हमारी राय है यहाँ से उठाते हैं और कुछ ना कुछ और बना देते हैं, क्योंकि उनके पास तो और कोई रास्ता नहीं है ना। हमारी टेलीविजन को देखते हैं या हमारे अखबार पढ़ते हैं, वहां से उठाकर बात की बहुत बड़ी बात बना देते हैं। तो मैं आपसे अर्ज करूं, यहाँ की ये खबर थी कि जी शायद रहमान मलिक साहब की छुट्टी हो रही, तो मुझे उन्होंने ये सवाल किया कि रहमान मलिक साहब जा रहे हैं। अब रहमान मलिक साहब, मेरी ये व्यू है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि रहमान मलिक साहब को कोई हाथ। जरदारी साहब क्या, जरदारी साहब के नंबर 2 हैं, स्ट्रॉन्ग आदमी है, उनके कॉन्फिडेंट हैं, बीबी के कॉन्फिडेंट थे, और आपने देखा उनको किस किस्म की जिम्मेदारी जरदारी साहब ने दी हुई है, इंटीरियर मिनिस्ट्री दी हुई है। और ये जो सारा इंडिया के साथ जो तल्लकात अब डेवलप हो रहे हैं, डोसियर दिए जा रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री कर रही है ना। तो ये तो एक बहुत अहम पोजीशन है। और आप देखिएगा, दुशांबे गए हैं वो प्रेसिडेंट साहब, साथ दुबई जाते हैं साथ। तो रहमान मलिक साहब की छुट्टी कराना कोई आसान काम नहीं है। और मैं आपसे अर्ज करूं, ही इज अ ट्रस्टेड एड ऑफ द प्रेसिडेंट, और उनके जिम्मे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और टास्क भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कंटेनर्स वगैरह भी रखते हैं, फजूल बात है। कंटेनर्स भी रखते हैं, आपको याद होगा कंटेनर्स भी रखाए थे जब लॉन्ग मार्च थी। तो जाहिर है हर किस्म के इंपॉर्टेंट काम जो है काम दिए जाते हैं, मलिक साहब करते हैं। और ये देखिए, बलूचिस्तान के साथ जो फरारी हैं उनके साथ भी जो गुफ्तगू हो रही है, जो सीक्रेट टॉक्स हो रही हैं, उसमें भी मलिक साहब इन्वॉल्व हैं। और आपको याद है, वो पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था, गुड न्यूज़, वो गुड न्यूज़ नहीं आया, फिर उन्होंने दिया है गुड न्यूज़ आ रही है। तो दुशांबे भी वो साथ गए हुए थे, इंडिया के ऊपर भी डोसियर्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं, पहले उन्होंने यहाँ एविडेंस दी। तो रहमान मलिक इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेठी साहब, मुंबई के हवाले से जब बात की जाती है, इसके हवाले से भी आपसे सवाल किया गया कि किस हद तक पाकिस्तान कॉपरेशन आगे कर सकता है, अब जो एश्योरेंसेस हैं उसके हवाले से जो बात की गई आपसे, आपको क्या लगता है उस के जो लैंग्वेज यूज की उन सवालों में, व्हाट डू यू फील अबाउट इट, कि क्या अभी भी डू यू थिंक कि दे आर एक्सपेक्टिंग, वो हाफिज सईद के हवाले से जो उनकी अभी भी कंसर्न्स हैं, और आपने जवाब दिया कि जो परहैप्स पंजाब गवर्नमेंट है वो कॉपरेट नहीं कर रही विद द फेडरल गवर्नमेंट, ये ऐसा क्यों? देखिए, हाफिज सईद के ऊपर 2-3 इश्यूज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को। एक तो ये कि हाफिज सईद साहब इज नॉट द ओनली लीडर ऑफ द लश्कर। वो नाम तो उनका है, मगर लश्कर के अंदर भी अब कुछ स्प्लिट्स आ चुकी हैं, कुछ हार्ड लाइनर्स हैं, कुछ सॉफ्ट लाइनर्स हैं, कुछ सेंट्रिस्ट्स हैं। हमेशा होता है हर मूवमेंट में, कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले। अब ये जिन लोगों ने मुंबई किया, तो लगता तो ऐसे है ना कि ये एक स्प्लिंटर ग्रुप है जिसने ये किया है, सारा लश्कर इज नॉट इन्वॉल्व, कुछ लोग थे जिन्होंने ये किया। तो अब एविडेंस इकट्ठा करना इज द सेकेंड इशू। तो और उसमें क्या हाफिज सईद साहब की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं, अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर इंडिया के पास है तो दें, तो इंडिया देता नहीं है, बस बातें ही करता है। तो और तीसरी बात ये थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी फेडरल गवर्नमेंट को कहा था कि देखिए, अगर आपने हाफिज सईद साहब को रीअरेस्ट करना है या कुछ करना है तो हमें भी कुछ एविडेंस दें ताकि हम आपके साथ हाथ बटा सकें। मगर ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि अभी एविडेंस हाफिज सईद साहब के खिलाफ इनको मिल नहीं रही, या है नहीं, या उन्होंने किया ही कुछ नहीं। आप वाली बात एग्जैक्टली, पंजाब हुकूमत ये नहीं चाहती कि कुछ इस किस्म की बीज, शहद की मक्खियों के उसके अंदर छत्ते के अंदर हाथ डाल दें और ये कोई लश्कर का बैकलैश हो जाए और सारी यहां पंजाब गवर्नमत डिस्टेबलाइज हो जाए। इसलिए पंजाब हुकूमत ने इनसे कहा कंडीशंस बताएं, फिर आपके साथ देंगे। शरीफ साहब, एक ब्रेक लेते हैं, यहां पर मजीद बात करेंगे इसी इश्यू के ऊपर। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।